Priyanka Gupta attended the Navakar Mahamantra Divas event and addressed the gathering. She highlighted the importance of contributing to the country, emphasizing that everyone should try to do something for the nation. Gupta stated that such efforts should be seen as a personal commitment to serve the country. She encouraged people to help others, noting that it brings not only societal benefit out, but also personal solace. The CM added that services to the others fosters inner peace and fulfillment. Her remarks were met with support from attendees at the event. The Navakar Mahamantra Divas was a significant occasion for the community to come together. Gupta's message resonated with the values of selflessness and nation building. The event served as a reminder of the importance of unity and service. करना शुरू कर देंगे, छोटा छोटा सा एक काम देश के नाम, छोटा छोटा, ये जितने हैं ये संकल्प बड़े छोटे हैं, हम अपने जीवन में ला सकते हैं। इनको लाएंगे तो निश्चित रूप में हमारी भी इस देश को प्रगति करने की दिशा में भूमिका होगी। और जब हम किसी के पांव से कांटा निकालेंगे तो सुकून हमारे दिल को भी मिलेगा। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबको नमोकार दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई। और ये आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंदर हमेशा ऊर्जायमान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। करना शुरू कर देंगे, छोटा छोटा सा एक काम देश के नाम, छोटा छोटा, ये जितने हैं ये संकल्प बड़े छोटे हैं, हम अपने जीवन में ला सकते हैं। इनको लाएंगे तो निश्चित रूप में हमारी भी इस देश को प्रगति करने की दिशा में भूमिका होगी। और जब हम किसी के पांव से कांटा निकालेंगे तो सुकून हमारे दिल को भी मिलेगा। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबको नमोकार दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई। और ये आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंदर। The Vishwa Navakar Mahamantra Divas event in Lucknow, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath lauded the Giant International Trade Organization for organizing the global event. Calling it a historic achievement, he noted that this was the first time such an event had been conducted worldwide in a single day. CM Adityanath highlighted the significance of the live broadcast of the Prime Minister's address, which was watched globally. He expressed awe at the large gathering of people coming together to listen to the teachings of revered Tirtha Ankaras and giant saints. The CM emphasized the profound reverence towards the Navakar Mahamantra and the role of mantras in self-purification, making it a deeply spiritual and unifying experience for the people across the world. अब हम लोग यहाँ पे मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि जीतों ने पहली बार इस आयोजन को पूरी दुनिया के अंदर एक दिन में आयोजित करने का कार्य किया। मैं देख रहा था अभी जब प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन शुरू हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर यह पूरा कार्यक्रम लाइव हो रहा था। बड़ी संख्या में इतने बड़े पैमाने पर लोगों का एक जगह पे एकत्रीकरण होना, पूज्य तीर्थंकरों की और पूज्य जैन संतों के उन महत्वपूर्ण उपदेशों को सुनने के साथ साथ नौकार महामंत्र के प्रति श्रद्धा का यह भाव अद्भुत था, अद्भुत देखने को मिला। एक साथ पूरी दुनिया के अंदर यह दृश्य हम सबको देखने को मिल रहा था। और मंत्र आत्मशुद्धि के माध्यम बनते हैं, हमारी साधना आत्मशुद्धि के माध्यम बनते हैं। और व्यक्ति जितना अंतःकरण से शुद्ध होगा उसकी आवाज में उतना ही दम भी होगा, उतनी ही ताकत भी होगी। जोर से बोलने से आवाज में ताकत नहीं होती, लेकिन साधना की सिद्धि पर की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ कोई भी साधक, कोई भी सिद्ध
जब अपनी बात को कहता है तो उसके अंतःकरण के भाव ही उस ताकत का एहसास करा देते हैं। और यही कारण है कि हजारों वर्षों की इस विरासत के साथ जुड़ते हुए नौकार महामंत्र आज भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा बनी हुई है। और मैं धन्यवाद दूंगा जीतों को कि जिन्होंने इस पूरे आयोजन को इस रूप में यहां पर आयोजित करने का कार्य किया है। दुनिया के अंदर न केवल जैन परंपरा को मानने वाले बल्कि उस हर भारतीय के मन में जिसने सभी पूज्य तीर्थंकरों के उपदेशों से प्रेरणा लेकर के जीवन जीने की इस कला को आगे बढ़ाया है, उन सभी से प्रेरणा लेने का कार्य करता है यह दिवस। आज के इस अवसर पर मैं इस दिवस की सफलता के लिए आप सभी को हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। और कल भगवान महावीर की पावन जयंती है। भगवान महावीर की इस पावन जयंती की भी मैं आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि नौकार महामंत्र को प्रधानमंत्री जी के 9 संकल्पों के साथ जोड़ते हुए, यानी नौकार महामंत्र के साथ ही इन 9 संकल्पों को जोड़ते हुए हम सब अपने जीवन में इस महाव्रत के साथ साथ इन संकल्पों का समावेश करते हुए, और आज जब हम लोग यहां पे, मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि जीतों ने पहली बार इस आयोजन को पूरी दुनिया के अंदर एक दिन में आयोजित करने का कार्य किया। RBI Governor Sanjay Malhotra addressed the inflation trends, stating that headline inflation moderated during January and February 2025. He highlighted that following a sharp correction in food inflation, the outlook for food inflation has turned decisively positive. Malhotra projected that consumer price index inflation for the financial year 2025 to 2026 at 4%. He further broke it down into quarterly projections, with a Q1 at 3.6%, quarterly 2 at 3.9%, quarter 3 at 3.8%, and quarter 4 slightly higher at the 4.4%. The outlook reflects a positive trend for food inflation, but suggests some fluctuations in the overall inflation rate. Inflation, the headline inflation moderated during January-February 2025 following a sharp correction in food inflation. The outlook for food inflation has turned decisively positive. The uncertainties regarding rabi crops have abated considerably, and the second advance estimates point to a record wheat production and higher production of key pulses over that last year. Along with robust kharif arrivals, this is expected to set the stage for a durable softening of food prices. Sharp decline in inflation expectations in our latest survey for 3 months and 1 year ahead would also help anchor inflation expectations going forward. Furthermore, the fall in crude oil prices augurs well for the inflation outlook. Concerns on lingering global market uncertainties and recurrence of adverse weather-related supply disruptions, however, pose upside risks to the inflation trajectory. However, I may add that as per the latest forecast by various organizations, national and international, including our own Indian Meteorological Department, the monsoon is expected to be normal, and the El Nino effect is also expected to be absent. So these are positives for us. Taking all these factors into consideration and therefore assuming a normal monsoon, CPI inflation for the financial year 25-26 this year is projected at 4%, with Q1 at 3.6%, Q2 at 3.9%, Q3 at 3.8%, and Q4
slightly higher at 4.4%. Coming to inflation, the headline inflation moderated during January-February 2025 following a sharp correction in food inflation. The outlook for food inflation has turned decisively positive. The uncertainties regarding rabi crops have abated considerably, and the second advance estimates point to a record wheat production and higher production of key pulses over that last year. Along with robust Kharif arrivals, this is expected to set the stage for a durable softening of food prices. Sharp decline in inflation expectations in our latest survey for 3 months and 1 year ahead would also help anchor inflation expectations going forward. Furthermore, the fall in crude oil prices augurs well. At the Vishwa Navakar Mahamantra Divas in Kolkata, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee addressed those questioning her visits to places of worship from various religions. She firmly stated that she would continue visiting such places throughout her life, emphasizing that no force, even violence, could separate her from her commitment to unity. Banerjee highlighted that all religions, castes and creeds pray for humanity and are deserving of love and respect. She reiterated her visits to various religious sites, including Durga Puja, Kali Puja, Gurudwaras, churches, Jain temples, Buddhist temples and the Guru Ravidas temple, also mentioning her visits to Ajmer Sharif and the Brahma temple in Pushkar, Rajasthan. नागालैंड का जो नागामीज है वो भी समझते हो, असम को लैंग्वेज भी समझते हो, खाली साउथ इंडियन का लैंग्वेज हमको थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन तब भी कन्नड़ा का थोड़ा थोड़ा वर्ड और मलयाली का थोड़ा थोड़ा वर्ड जो संस्कृत वर्ड है उसका साथ बंगाल का संबंध है, परंपरा है। जैसे एक वर्ड है धन्नो, धन धन्नो, ये सब वर्ड कन्नड़ा में है। संस्कृत वर्ड नमस्कारम, कोई कहता है नमस्कार, कोई कहता है नमस्कारिंदा, कोई कहता है सत श्री अकाल जी, कोई कहता है बुद्धं शरणं गच्छामि, कोई कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई कहता है ओम महादेवो, ओम महादेवं महत्तानं महायोगी महेश्वरं महापापो हरं देवं मकराय नमो नमो, नमस्ते ब्राह्मण्यो देवाय व ब्राह्मण्यो हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्ते। जैसे हमारा माँ दुर्गा है वैसा माँ काली का एक ग्रुप है, ऐसे संतोषी माता का एक ग्रुप होता है, ऐसा वैष्णु माता का एक ग्रुप होता है, ऐसे ब्रह्म विष्णु महेश्वर का एक ग्रुप होता है, तो गायत्री माता को भी एक ग्रुप होता है। ये रूप हर रूप हम लोगों को लिए एक परंपरा होता है। कोई खिलाफ नहीं कहते हैं, हमको कहते हैं आप क्यों हर धर्म का जगह में जाता है, हम कहा है हम जिंदगी भर जाएगा और जाते रहेंगे। अगर तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो। इसी के लिए और हमारा इधर में सब धर्म होता है, हर धर्म, हर परंपरा, हर जाति, हर कास्ट, हर creed, every caste, every creed, every religions, all they pray for them, all they pray for world, all they pray for humanity, and we love. नागालैंड का जो A ruckus erupted in Jammu and Kashmir Assembly, leading to a major disruptions in the proceedings. The incident occurred when members of the Assembly engaged in heated arguments over a continued issue. The verbal exchange quickly escalated, causing a breakdown in order and halting the session. Efforts by the Speaker to restore order were unsuccessful, and the atmosphere became increasingly chaotic. As a result, the scheduled discussions were suspended, and the House was temporarily adjourned. The disruption drew attention from both members and the media. With tensions running high, it was unclear when the Assembly would resume its normal proceedings.
The incident highlighted the ongoing political challenges within the region's legislative body. आधा घंटा यहाँ लोग बोलेंगे इस पर अपनी राजधानी करेंगे कि हमारे साथ इस बिल की जो एक्ट बना है मुसलमानों के साथ क्या नाइंसाफी हुई है उसमें बात करेंगे। पूरा हाउस चलेगा सर अगर आप इजाजत देंगे। BJP spokesperson C.R. Keshavan strongly criticized the Congress party's recent special resolution on Sardar Vallabhbhai Patel during a CWC meeting. He accused the Congress of faking respect for the freedom fighter, claiming that if the party genuinely honored Patel, it would have named its headquarters after him rather than the dynastic Indira Bhavan. Keshavan further stated that the Congress was merely playing a bogus farcical drama, asserting that their claims of following Sardar Patel's path were a blatant oxymoron, given the party's history and actions. If the Congress party, which is now suddenly and shamelessly faking respect for Sardar Patel ji, had any real regard for him, the Congress party would have named its party headquarters as Sardar Bhavan. It wouldn't have given the name of a dynastic name of Indira Bhavan. The people of India know that the Congress party is playing this bogus farcical drama, saying that they are following Sardar Vallabhbhai Patel's path, which is a blatant oxymoron, because the Congress party is only doing this for sheer political mileage. And the people know the Congress party has always, repeatedly, they have insulted Sardar Patel by belittling and undermining his contribution to our freedom movement, and the Congress party has demeaned the legacy of Sardar Patel, who unified modern India, by denying him the Bharat Ratna. So the difference between the Congress party and the Sardar Patel is very clear. The Congress party stands for politics of dividing people. Sardar Patel was for uniting people. Sardar Patel stood for the politics of inclusivity, and the Congress party is for the politics of hate. In so many years when the Congress was in power, they never did something. Now suddenly why are they coming up with this drama? In fact, it was only Narendra Modi ji who honored the sacrifice, contribution and legacy of Sardar Patel ji by ensuring that his birth anniversary was announced as Rashtriya Ekta Divas in 2014, and Modi ji, in a tallest tribute, he erected the Statue of Unity in Gujarat, which is the tallest statue in the world, which stands as a testimony to the sacrifice and great contribution of Sardar Patel. One would remember that, Sardar Patel wanted to reconstruct the Somnath temple, and immediately after his death in December 15th, Pandit Nehru opposed it, and in fact had commented to K.M. Munshi that he did not like what they were doing with reconstruction of Somnath because it was Hindu revivalism. And in fact, Nehru had tried to even stop he tried unsuccessfully to stop President Rajendra Prasad from attending the inauguration ceremony. See, this is how Nehru and the Congress party disrespected Sardar Patel. Sardar Patel and his values and legacy are antithesis of what the Congress is. Sardar Patel's values and legacies, which strengthened India for future generations, is completely off. Addressing the AICC session on the banks of the Sabarmati River in Ahmedabad, Congress President Mallikarjun Kharge condemned the ruling party for its alleged continuous attacks on the Constitution over the past 11 years. He emphasized the importance of stopping such actions, declaring that the Congress was prepared to act in defense of democratic values. Kharge criticized the government for
bypassing democratic norms during the recent budget session, citing an instance where the Speaker initially invited leader of opposition Rahul Gandhi to speak but later denied him the opportunity. Kharge called this move shameful in democracy, questioning how the voices of the common people could be heard if the leader of opposition was silenced in parliament. Kharge also highlighted the government's handling of the Work Amendment Act discussion, accusing them of prioritizing communal polarization debates late into the night instead of addressing critical public issues. He pointed out that important matters like the situation in Manipur were only debated in the early hours of the morning, with the debate starting as late as 4:40 a.m. Despite Kharge's suggestion to postpone the discussion, the government refused, leading him to assert that it is reflected the government's desire to hide important issues from the public. पिछले 11 वर्ष में सत्ताधारी दल संविधान पर चोट कर रहा है। हमारे संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक प्रावधानों, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमला हो रहा है और इसको रोकना जरूरी है। इसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार होना चाहिए। हाल में हुए संसद के बजट सत्र में सरकार ने मनमाने अपना काम चलाया। स्पीकर ने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को नाम लिया, उनको बोलने के लिए कहा, फिर बाद उन्होंने उनको बोलने नहीं दिया। ये डेमोक्रेसी में लज्जा की बात है। एक अपोजिशन लीडर को अगर आप बात करने नहीं देते, क्या आप सामान्य लोगों को करेंगे? क्या आप सामान्य लोगों को लोकतंत्र का फल दे पाएंगे? लोगों की आवाज को उठाने वाले ये लोपी जिनके आवाज को दबाया जाता है, तो इसके ऊपर से सोचिए कि आज की सरकार किस मानसिकता के साथ चल रही है। इसीलिए हमको आवाज उठाना जरूरी है। लेकिन आज जो हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। जनता के सरोकार के जरूरी मुद्दों पर बहस करने के बजाय सरकार कम्युनल पोलराइजेशन के लिए रात के 3-4 बजे तक संसद में बहस कराती रही और मणिपुर जैसे अहम मुद्दे पर रात के 4:30 बजे बहस शुरू होती है। मैंने कहा शाह जी को, अरे भाई ये कल बात करेंगे, क्योंकि इन मुद्दों पे हमको कुछ रोशनी डालना है, समझाना है और देश के लोगों को भी ये मालूम होना है मणिपुर का इंसिडेंट कैसा चल रहा है, वहां पर किस तरह की गवर्नेंस चल रही है। तभी भी सरकार नहीं मानी। इसका मतलब है कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है, जनता से छुपाकर उनके जो फेल्यूअर्स है उसको वो एक ढंग से उसको छुपाकर रखना चाहते। पिछले 11 वर्ष में सत्ताधारी दल संविधान पर चोट कर रहा है। हमारे संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक प्रावधानों, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमला हो रहा है। That's the wrap-up of the Inside News. Keep watching CBR English News.